आज हम लोग सामान्य हिंदी के ऊपर पाठ 7 अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति जिसका भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं लोग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं बता दूं कि एक अनुच्छेद होगा, उस अनुच्छेद में यानी एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ या अनुच्छेद में कई सारे जगहों पर रिक्त स्थान रहेंगे और उस रिक्त स्थान के संदर्भ में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उस प्रत्येक ऑप्शंस में से किसी न किसी ऑप्शंस को आपको जो सही बैठे, जो सटीक बैठे, उसको चुनना है और तब जाकर उस पैराग्राफ, उस सेंटेंस को ठीक करना है। तो बहुत ही, जैसा कि मैंने बोला है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये काफी बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग कई हिस्सों में लेकर आ रहे हैं। इसलिए आज हम लोग इसका भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 5, इसके हम लोग निर्देश को समझ ले। बोला दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक अनुच्छेद रहेगा, उस अनुच्छेद में कुछ रिक्त स्थान रहेंगे, उस रिक्त स्थान के संदर्भ में कई सारे विकल्प रहेंगे और जो सबसे सटीक बैठे उस विकल्प का हम लोग चयन करेंगे। जैसे ये हमारा अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अनुच्छेद को हम लोग 2 से 3 बार पढ़ेंगे। जितनी बार अनुच्छेद को पढ़ेंगे आंसर के उतने करीब हम लोग होंगे। अनुच्छेद का कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर उस सही शब्द का हम लोग चयन कर पाएंगे। तो अनुच्छेद को पढ़ते हैं। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डैश विशेषता है उसका डैश होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अनुच्छेद है वो समाचार पत्र की विशेषता के ऊपर है। समाचार पत्र, ये अनुच्छेद कहीं से भी आ सकते हैं। अधिकतर ये अनुच्छेद अपठित होते हैं। आपने अंग्रेजी में पैराग्राफ देखा होगा, सीन और अनसीन, उसी प्रकार से हिंदी में भी पठित और अपठित होते हैं। तो अधिकतर हिस्सा अपठित होगा। किसी न्यूज़पेपर का हो सकता है, किसी काव्य का अंश हो सकता है, किसी गद्य का अंश हो सकता है, कोई निबंध का हिस्सा हो सकता है, किसी संपादकीय का हिस्सा हो सकता है। तो इसको हम लोग गहन अध्ययन करते हैं। घर में जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना हम आंसर के करीब होंगे। अब ये है, इस जगह पर देखेंगे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ये पांचों जगह पर रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान को हम लोग बारी बारी से भरेंगे। अनुच्छेद तो पढ़ ही चुके हैं, समझ में आ ही चुका है। अब रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करते हैं। अब जब हम लोग प्रश्न नंबर 1 में आते हैं तो फिर से पढ़ने की आवश्यकता होती है। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की, यहां से मनुष्य की विशेषता है, यहां तक मनुष्य की विशेषता है। विकल्प है, ऑप्शंस है, आराम, नींद, व्यक्ति, स्वभावगत। इन सभी विकल्प को बारी बारी से अगर वहां रख कर देखेंगे तो कुछ ऐसा सेंटेंस जनरेट होगा। मनुष्य की आराम विशेषता है, जम नहीं रहा है।
मनुष्य की नींद विशेषता है, जम नहीं रहा है। मनुष्य की व्यक्ति विशेषता है, जम नहीं रहा है। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। यहां पर चारित्रिक हो सकता था, स्वभावगत के जगह चारित्रिक भी हो सकता था। स्वभावगत मतलब मनुष्य का यह स्वभाव रहा है, मनुष्य का एक चरित्र रहा है। तो 1 नंबर हो गया, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। अब 2 के तरफ आते हैं। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता, उसका 2 नंबर, उसका होना। तो ऑप्शंस में देखते हैं, जिज्ञासु, संपादक, विक्री, संकेत। तो उसका जिज्ञासी होना बैठ रहा है, संपादक होना नहीं बैठ पा रहा है, विक्री होना नहीं बैठ पा रहा है, संकेत होना। तो मनुष्य की स्वभावगत विशेषता उसका जिज्ञासु होना। जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा। मनुष्य तरह तरह की बातों को जानने के लिए तत्पर रहता है। तो ये 2 नंबर का उत्तर हो गया जिज्ञासु। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। रात्रि में वो चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है, सही बैठ रहा है। अनुभव करता है, नहीं बैठ पा रहा है। प्रतीक्षा करता है, नहीं। सुबह सुबह वो अपने आसपास के वातावरण के जानने के बारे में प्रयास करता, प्रतीक्षा उतना नहीं सही हो पा रहा है। खबर करता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो उत्तर हो जाएगा प्रयास, वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है कि क्या क्या घटनाएं घटी होंगी। 4 नंबर पे आते हैं लोग। चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह यहीं तक रुकते हैं। चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए, तो चाय की टुकड़ों के साथ गलत बैठ रहा है, चाय की कपड़ों के साथ गलत बैठ रहा है, चाय की बर्तन के साथ नहीं बैठ पा रहा है, चाय की चुस्कियों के साथ। चाय जब हम लोग पीते हैं तो चाय को चुस्की के रूप में लेकर पीते हैं, चाय का आनंद लेते हैं, चाय का मजा लेते हैं। चाय को पानी की तरह नहीं पिया जाता है, इसलिए चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए यह सटीक बैठ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। वह डैश का सहारा लेता है, वह डैश का सहारा लेता है। ए नंबर खेलों का, जी नहीं। 2 नंबर समाचार पत्र का, सही बैठ रहा है, वह समाचार पत्र का सहारा लेता है। सी नंबर देखते हैं, वो गानों का सहारा लेता है, वो फिल्मों का सहारा लेता है। गाना और फिल्म की सहारा से, खेल की सहारा से उसको दुनिया भर की जानकारी नहीं मिल सकती है, तो वो समाचार पत्र का सहारा लेता है। अब इस प्रकार एक अनुच्छेद पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब इसको हम लोग एक साथ पूरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अब कुछ पूरा अनुच्छेद कुछ ऐसे दिखाई देगा। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है। चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह समाचार पत्र का सहारा लेता है। अब जाकर एक अनुच्छेद जिसमें 1 से लेकर 5 नंबर तक प्रश्न संख्या थे वो समाप्त हुए। इस तरह से प्रत्येक अनुच्छेद को हम लोगों को करना है। यकीन मानिए ये आसान होता है, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है, उसको गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है।
इसको अच्छा करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप प्रतिदिन समाचार पत्र का अध्ययन करें। इसका एक फायदा यह होगा कि आपको अध्ययन करने की क्षमता में वृद्धि होगी। दूसरा फायदा यह होगा कि आपको डेली करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। और तीसरा, इससे अगर सीन अनसीन या पठित या अपठित कुछ पैराग्राफ अनुच्छेद आते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं प्रश्न संख्या 6 से 10। प्रश्न संख्या 6 से 10। अब वही चीज, मार्गदर्शन या निर्देशन वही है, उस निर्देशन के, ठीक है ना, अनुसार ये अनुच्छेद है। हम लोग इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। भाग्य परिवर्तन के लिए डैश ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की डैश असंभव है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा अनुच्छेद पैराग्राफ नजर आ रहा है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे डैश धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ न होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही डैश की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व डैश बनाती है। यह हमारा अनुच्छेद हुआ, यह हमारा अनुच्छेद हो गया। अब इस अनुच्छेद को हम लोग, ठीक है ना, एक रिक्त स्थान 1, रिक्त स्थान 2, रिक्त स्थान 3, रिक्त स्थान 4 और रिक्त स्थान 5 की हम लोग पूर्ति करेंगे। इसके विकल्प को एक एक कर कर ध्यान से समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बात है, सकारात्मक विचार इसमें छिपा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 में आते हैं, ठीक है, जिसका रिक्त स्थान 1, ठीक है। तो भाग्य परिवर्तन के लिए डैश ही एकमात्र सहारा है। तो भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम जम रहा है, ही एकमात्र सहारा है। भाग्य परिवर्तन के लिए आलस नहीं जम पा रहा है, नींद नहीं जम पा रहा है, खाना नहीं जम पा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। अब आते रिक्त स्थान 2। रिक्त स्थान 2 पे आ रहे हैं। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की डैश असंभव है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की लेख नहीं जम पा रहा है। प्राप्ति सही लग रहा है, मौका गलत है, गति गलत है। मिलाकर देखते हैं, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल जो हम लोग चाहते हैं की प्राप्ति असंभव है। मतलब केवल इच्छा से ही जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती है। सही बैठा। प्रश्न रिक्त स्थान 3 पे आते हैं। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे डैश धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ न होगा। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे पैर पर पैर धर कर बैठा रहे, सही नहीं बैठ रहा है। हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे, यह सही लग रहा है। मुंह पर मुंह धर कर बैठा रहे, गलत है। आंख पर आंख धर कर बैठा रहे, गलत है। हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहना एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ हो गया कुछ न करना, जो हो रहा है उसका होने देना। भाग्य में जो लिखा है उसको भाग्य भरोसे ही रहना, मतलब परिश्रम न करना, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना। तो यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ न होगा। रिक्त स्थान 4।
परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही डैश की पूंजी है। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही विफलता की कुंजी है, गलत होगा। प्रसन्नता लगभग लगभग जम रहा है, सोच कर रखते हैं अभी। भाग्य की कुंजी है, लगभग लगभग जम रहा है, लेकिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह सबसे अच्छा जम रहा है, इसलिए इन सबको काट देंगे। इसमें आपको जो सबसे सटीक नजर आए उसी को लेकर चलना है, जो सबसे सटीक नजर आए। तो देखो, परिश्रम ही प्रसन्नता की कुंजी है, लगभग लगभग जम रहा था। परिश्रम ही भाग्य की कुंजी है, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये सबसे अच्छा, सबसे सटीक, उपयुक्त नजर आया। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगला, रिक्त स्थान 5, यह मनुष्य को स्वावलंबी व डैश बनाती है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व सुस्त, सुस्त मतलब आलसी, उपेक्षित, उपेक्षा जिसको किया जा सके, यह भी निगेटिव सेंस है, क्योंकि सेंस हमारा पॉजिटिव जा रहा है, सकारात्मक जा रहा है। सुस्त नकारात्मक है, उपेक्षित, ठीक है, जिसकी उपेक्षा करना, जिसको अवहेलना करना। आलसी निगेटिव है। स्वाभिमानी पॉजिटिव यानी सकारात्मक है। यह मनुष्य को स्वाभिमानी बनाती है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है। परिश्रम ही मनुष्य को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है। आत्मसम्मान आता है, कार्य करने की क्षमता आती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। अब इसको एक साथ संयोजित कर कर हम लोग पढ़ते हैं एक साथ। देखिएगा, यहां से हमारे अंदर सकारात्मक विचार पैदा होंगे, यहां से, ठीक है। देखते हैं, भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे, तो कोई लाभ न होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है। यानी इस अनुच्छेद में परिश्रम को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए परिश्रम करे, भाग्य भरोसे न रहे। परिश्रम से ही सब चीजों की प्राप्ति हो सकती है। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद था। नेक्स्ट, अब हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ चुके जिसमें 1 से 5 नंबर तक प्रश्न संख्या थी। दूसरा पैराग्राफ पढ़ चुके जिसमें 6 से 10 नंबर तक प्रश्न संख्या थी। आगे है प्रश्न संख्या 11 से 15। यह अनुच्छेद 3 है। प्रश्न संख्या 11 से 15 देखते हैं अनुच्छेद को। सफलता की देवी तिलक करने से पहले डैश लेती है, वह उसी माथे पर डैश करती है जो श्रम की बूंदों से डैश होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते। इसीलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। बेहतरीन है। यह भी समय और परिश्रम, परिश्रम के साथ साथ समय पर विशेष जोर दिया गया है। यह भी सकारात्मक वाक्य है। मोटिवेट करने के लिए सब वाक्य लिखी गई है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी होते रहे। तो अब इनकी प्रश्न संख्या के ऊपर जाते हैं लोग।
रिक्त स्थान एक, रिक्त स्थान एक। सफलता की देवी तिलक करने से पहले डैश लेती है। एक नंबर, ठीक है ना, के लिए ऑप्शन है परीक्षा जम रहा है। सफलता की देवी तिलक करने से पहले मतलब अपना आशीर्वाद देने से पहले परीक्षा लेती है, सही जम रहा है। तिलक लेती है तो तिलक करने से पहले तिलक लेती है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तिलक करने से पहले पैसा लेती है, बिल्कुल गलत है। तिलक करने से पहले भाग लेती है, बिल्कुल गलत है। सही उत्तर हो जाएगा सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है, इम्तिहान लेती है। रिक्त संख्या, रिक्त स्थान 2। वह उसी माथे पर डैश करती है जो श्रम की बूंदों से, यहां तक आते, वो उसी माथे पर डैश करती है। क्या हो सकता है? वो उसी माथे पर समय करती है, गलत है, जम ही नहीं रहा है। वो उसी माथे पर क्षेत्र करती है, बिल्कुल नहीं है। वो उसी माथे पर आंखें करती है, गलत है। वो उसी माथे पर तिलक करती है। यहां पर तिलक आशीर्वाद की बात होती है, यहां पर तिलक आशीर्वाद का द्योतक है, आशीर्वाद का प्रतीक है, तो उसी माथे पर तिलक करती है, यह ज्यादा सही है। रिक्त स्थान 3। जो श्रम की बूंदों से डैश होता है, जो श्रम की बूंदों से लगा होता है, जम नहीं रहा है। श्रम की बूंदों से मूल्य होता है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। श्रम की बूंदों से भींगा होता है, मतलब जिसके माथे पर पसीना होता है। श्रम मतलब परिश्रम, परिश्रम मतलब, ठीक है ना, मेहनत। जो मेहनत पसीने की बूंदों से भींगा होता है, प्रयोग का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। रिक्त स्थान 4। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं यानी भागते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं यानी अपने कर्तव्य करने से हट जाते हैं, वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं, सही लग रहा है। वो विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं, व्यय करते हैं, महत्व करते हैं, सामने करते हैं। तो विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं। वो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य के वजह से ये चीज की प्राप्ति होगी। वे परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, विशेष सुविधा का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। प्रश्न संख्या 5 यानी रिक्त स्थान 5। उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते, इसीलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत, बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं हो सकते, इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर बनाना, तो हर आलस्य को अवसर बनाना गलत है। हर क्षण को अवसर बनाना, मौका बनाना सही लग रहा है। हर भूख को अवसर बनाना गलत है। हर संसार को अवसर बनाना सही नहीं है। तो हो जाएगा समय के देवता को सम्मान करने के लिए हर क्षण को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। ये जमा, और जब ये जमा तो यही सही बैठ रहा है। अब पूरे पैराग्राफ को, पूरे अनुच्छेद को एक साथ कर रहे हैं। देखिएगा, ये बातें आपको बार बार मोटिवेट करेगी, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। पूरे अनुच्छेद को पढ़ने जा रहा हूं।
सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है। वह उसी माथे पर तिलक करती है जो श्रम की बूंदों से भींगा होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं। उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते। इसीलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर क्षण को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। यानी ये पिछला जो अनुच्छेद था वो परिश्रम के ऊपर विशेष जोर दिया गया था, और ये जो अनुच्छेद है समय के महत्व के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। जो व्यक्ति समय के महत्व को पहचान लेता है, वो व्यक्ति फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तो समय के महत्व को पहचानिए। सफल होने के लिए समय के महत्व को पहचानना बेहद जरूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा। अब आते हैं लोग नेक्स्ट अनुच्छेद के ऊपर। अनुच्छेद 4 होगा, लेकिन प्रश्न संख्या होगी 16 से 20, क्योंकि प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न है। तो अनुच्छेद हो गया ये, संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के डैश बदलता रहता है। इसकी कोई एक सर्वमान्य डैश नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के डैश पर हावी होता है, उस समय उसे यही लगता है कि वह डैश का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का डैश है। यह जो अनुच्छेद है, यह ज्ञान की परिभाषा को, इसकी पैरामीटर को, इसकी परिसीमा को बताने की कोशिश कर रहा है कि ज्ञान क्या है। ठीक है ना। कुछ लोग जाने अनजाने में अज्ञानता को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग प्रश्न को कर रहे हैं, हम लोग तो इसका एनालिसिस करने नहीं आए हैं। जितनी जानकारी हो सकती है मैं दे रहा हूं। आते हैं रिक्त स्थान 1। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के डैश बदलता रहता है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अज्ञान बदलता रहता है, गलत है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, बिल्कुल सही है। परिस्थितियों के गणित बदलता रहता है, गलत है। परिस्थितियों के गुना बदलता रहता है, गलत है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। मतलब किस परिस्थिति में किसको हम लोग ज्ञान कहेंगे, किसको अज्ञान कहेंगे, इसके अनुसार वो बदलता रहता है। रिक्त स्थान 2। इसकी कोई एक सर्वमान्य, मतलब सभी को जो मान्य है, जो यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, जो सभी माने, तो इसकी कोई एक सर्वमान्य डैश नहीं हो सकती। इसकी कोई एक सर्वमान्य छाव नहीं हो सकती, गलत है। ऊंचाई नहीं हो सकती, गलत है। परिभाषा नहीं हो सकती है, सही लग रहा है। जिंदगी नहीं हो सकती, गलत है। इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती है, मतलब इसकी ऐसी कोई परिभाषा ना हो, नहीं है कि जो सभी लोग पर फिट बैठती हो। नेक्स्ट रिक्त स्थान 3। पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के डैश पर हावी होता है, पर इतना तो तय है कि जिस समय व्यक्ति के बादल पर हावी होता है, गलत है। निर्णय पर हावी होता है, मोटा मोटी रखा जा सकता है, ठीक है ना। जिस समय व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है, यह ज्यादा सही है। जिस समय व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है, ठीक है। निर्णय पर भी हावी हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा क्या होगा, दिमाग। तो नाक पर हावी होता है, बिल्कुल गलत है। जिस समय वह व्यक्ति के दिमाग पर हावी हो जाता, मतलब चढ़ जाता है,
अगला रिक्त स्थान 4, उस समय उसे यही लगता है कि वह डैश का सबसे बड़ा ज्ञानी है। उस समय उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। बिल्कुल सही लग रहा है कि वह निर्णय का सबसे बड़ा ज्ञानी है, नहीं है। वो पहाड़ का सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो कल का सबसे बड़ा ज्ञानी है, नहीं जम रहा है। कल आसपास बैठ रहा है लेकिन संसार बिल्कुल सही है। अब सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस समय व्यक्ति के दिमाग पर हावी हो जाता है उस समय उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। रिक्त स्थान 5, और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का डैश है, और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का डैश है। मान्यता का शर्त है, गलत लग रहा है। मान्यता उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का तर्क है, यह सही लग रहा है। उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का जल है, गलत है। बदलाव है, गलत है। उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का तर्क है। अब जाकर यह अनुच्छेद कंप्लीट हुआ। यह ज्ञान के ऊपर आधारित था, ज्ञान के ऊपर आधारित था। अब इसको हम लोग कंप्लीट कर संयोजित कर पढ़ रहे हैं। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है उस समय उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का तर्क है। यानी ज्ञान की कोई अपनी परिभाषा नहीं होती है, इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो सब पर लागू हो। ठीक है, यह समय के अनुसार बदलते रहता है। ऐसा न हो कि आपके दिमाग पर कभी हावी हो जाए तो आपको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, तब ये ज्ञान अहंकार में बदल जाता है, जैसे रावण के साथ हुआ था। रावण उस समय का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष था, लेकिन उसके ज्ञान उसके दिमाग पर सर चढ़ कर बोल रहा था, जिससे वो अहंकार में बदल गया। और वही अहंकार को वो अपने तर्क के माध्यम से सबको परस्त करता था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 से 25। 21 से 25 अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ये रहा अनुच्छेद। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी डैश हमारे अकेले की नहीं होती। सारे डैश हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयां ऐसी भी होती है जो पूरे डैश को एक साथ चढ़नी होती है, और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है। मगर इस पर डैश का दायित्व भी उन डैश की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। मतलब लोगों को यह समझा रहा है कि केवल यह अकेले का दायित्व नहीं है, यह पूरे समाज की दायित्व होती है। तो प्रश्न संख्या यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5 इनको हम लोग फिलअप करेंगे। सारे सकारात्मक वाक्य हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए है। पढ़ाई तो होती है, संग संग प्रोत्साहन भी मिल रहा है। रिक्त स्थान 1। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी डैश हमारे अकेले की नहीं होती। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी जवाब हमारे अकेले की नहीं होती, गलत। सारी लड़ाइयां हमारे अकेले की नहीं होती, ये सही लग रहा है। सारे निर्णय हमारे अकेले की नहीं होते, ये निर्णय इस संदर्भ में नहीं आ पा रहा है।
सारी नदियां तो बिल्कुल गलत है, हमारे अकेले की नहीं होती है। रिक्त स्थान 2, सारे डैश हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। सारे किताब हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते, गलत है। सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। पहाड़ एक लड़ाई का संकेत है, एक बड़े काम का संकेत है, ठीक है। तो सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते, सही लग रहा है। सारे सागर हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते, सागर तैरना पड़ता है, चढ़ना नहीं पड़ता है। सारे सोच हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते, गलत है। सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। रिक्त स्थान 3, कुछ चढ़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो पूरे डैश को एक साथ चढ़नी होती है, और यह बात पूरे समाज को समझाना भी अपने आप में एक पहाड़ होता है। देखिए, इससे पता चल रहा है पहाड़ है, तो पिछला में हम लोग ऑप्शन में पहाड़ लिए थे, तो बिल्कुल सही है। कुछ चढ़ाइयां ऐसे भी होती है जो पूरे डैश को एक साथ चढ़नी होती है, तो पूरे धूप को कोई संदर्भ में ही नहीं है, पूरे स्थान को गलत है, पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है, पूरे चुनाव को कोई महत्व ही नहीं है। तो बोला कुछ चढ़ाइयां ऐसे भी होती है जो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है, और यह बात पूरे समाज को समझाना भी अपने आप में पहाड़ होता है। मतलब ये सामूहिक कार्य है, सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, और यह समझाना समाज के लिए कठिन कार्य होता है। रिक्त स्थान 4, मगर इस पर डैश का दायित्व, ठीक है, मगर इस पर डैश का दायित्व, तो मगर इस पर सोने का दायित्व गलत है, हंसने का दायित्व गलत है, चढ़ने का दायित्व, मतलब इसमें सेंस निकल रहा है चढ़ने का, आगे बढ़ने का। तो मगर इस पर चढ़ने का दायित्व सही है, खाने का दायित्व कोई संदर्भ में नहीं है। तो मगर इस पर चढ़ने का दायित्व। रिक्त स्थान 5 भी उन डैश की होती है जिन्हें पहाड़ दिखाई देता है। मतलब मगर इस पर चढ़ने का दायित्व, जिम्मेदारी, दायित्व मतलब जिम्मेदारी भी उन दुखों की होती है, गलत है। उन सुखों की होती है, गलत है। उन रोनों की होती है, गलत है। उन व्यक्तियों की होती है, बिल्कुल सही है, जिन्हें पहाड़ दिखाई देता है। यानी जिनको लक्ष्य दिखाई देता है वो आगे बढ़ते हैं, वो पहाड़ चढ़ते हैं, और उनके साथ साथ पूरे समाज को उन्हें लेकर चलना पड़ता है, वही नेतृत्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पूरे अनुच्छेद को एक साथ लेकर आते हैं, बड़ा अच्छा अनुच्छेद है। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी लड़ाइयां हमारे अकेले की नहीं होती, सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती हैं, और यह बात पूरे समाज को समझाना भी अपने आप में पहाड़ होता है। मगर इस पर चढ़ने का दायित्व भी उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 21 से 25 समाप्त हुआ। फिर मैं बोलूंगा कि परीक्षा में तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा, इसलिए घर पर बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार पढ़ना है अनुच्छेद को। जैसे मैं पकड़ पकड़ कर लेकर चल रहा हूं वैसे कीजिएगा तो आपको बड़ा फायदा होगा, एकदम 5 नंबर फिक्स्ड हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 26 से 30, और ये रहा अनुच्छेद। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा डैश होती है, उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है।
सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी डैश खुल गई तो क्या होगा। उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में डैश होती रहती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता। यह जो अनुच्छेद है सत्य और असत्य के ऊपर है। सत्य बोलने वाले को समाज में क्या मिलता है और असत्य बोलने वाले को समाज में क्या मिलता है। जैसे कि हम लोग एक कहावतें जानते हैं, सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। बिल्कुल इसी संदर्भ में यह अनुच्छेद लिखा गया है। अब इसकी प्रश्न संख्या को देखते हैं। रिक्त स्थान 1, सत्य भाषण। भाषण मतलब बोली। भाषण का मतलब वो नहीं जो नेता लोग हमारे बीच में आकर देते हैं। भाषण का मतलब बोली। सत्य वचन से मनुष्य की आत्मा डैश होती है, बलवान होती है। सही लग रहा है, सही लग रहा है। दुर्बल होती है, नहीं, कमजोर नहीं होती है। दुर्बल का मतलब कमजोर। समाज होती है, कोई रिलेटिव नहीं है। निंदा होती है, गलत है। तो सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। सच बोलने से, ठीक है ना, हमारे मन में, ठीक है ना, हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है। उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है। उसके मन को सुख और बड़ाई प्राप्त होती है, गलत है। शांति प्राप्त होती है, सही है। कमी प्राप्त होती है, गलत है। अशांति प्राप्त होती है, गलत है। उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। जो सत्य बोलते हैं उन्हें सुख और शांति की प्राप्त होती है। रिक्त स्थान 3, सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी डैश खुल गई तो क्या होगा। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी डैश गठरी खुल गई, गलत लग रहा है। लकड़ी खुल गई, गलत लग रहा है। पोल खुल गई, उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा। बर्तन खुल गई, गलत है। पोल खुलना का मुहावरा है जिसका मतलब होता है छुपी हुई जानकारी बाहर आ जाना। पोल खोलना मतलब छुपी हुई जानकारी बाहर आ जाना। तो सत्यवादी को यह कभी भय नहीं रहता कि यदि इसकी पोल खुल गई तो क्या होगा, क्योंकि तो झूठ बोलता ही नहीं है। रिक्त स्थान 4, उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में डैश होती रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में पूजा होती रहती है, गलत है। प्रशंसा होती रहती है, गलत है। मजाक लगभग हो सकता है, लेकिन निचला ऑप्शन ज्यादा सही है। निंदा होती रहती है, शिकायत होती रहती है, आलोचना होती रहती है, ये सही होगा। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में निंदा होती रहती है। रिक्त स्थान 5, असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी घटिया नहीं बोल पाता, गलत है। सत्य नहीं बोल पाता, नीचा नहीं बोल पाता, बढ़िया नहीं बोल पाता, मोटा मोटी हो रहा था। लेकिन चूंकि सत्य और असत्य के बीच की बात है तो यह ज्यादा सही होगा कि असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी सत्य नहीं बोल पाता, क्योंकि उसके स्वभाव में ही छिपा हुआ है सदा असत्य बोलना। वो सत्य कैसे बोल पाएगा। सभी रिक्त स्थान को एक साथ पूर्ति कर अनुच्छेद को पढ़ते हैं। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा। उसे मानसिक शांति होती
रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति को समाज में निंदा होती रहती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी सत्य नहीं बोल पाता। मतलब सत्य और असत्य के बीच की तुलना है। सत्य सही बात है, हमें सत्य बोलना चाहिए। हो सकता है कभी परेशानी हो, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। अगला प्रश्न संख्या 31 से 35। अनुच्छेद है, छोटा ही है। डैश अनमोल धन है, इसकी डैश किसी से भी नहीं की जा सकती। हीरे डैश या सोने चांदी से भी नहीं। सच्ची मित्रता में किसी कारण से डैश नहीं आ सकता। सच्ची कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की डैश दवा है। अब देखिएगा, अब अगर आप अनुच्छेद पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उस पैराग्राफ का जो भाव है कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा बोलना क्या चाहता है। जनरली ऐसे देखने से लग रहा है सच्ची मित्रता, सच्चे मित्र के बारे में यह अनुच्छेद है। तो प्रश्न संख्या पे आते हैं। रिक्त स्थान 1। डैश अनमोल धन है। अनमोल धन है। शिशुता, बचपना, शिशुता गलत लग रहा है। बहानापा कोई मतलब ही नहीं है। मित्रता सही बैठ रहा है। भाईचारा मोटा मोटी हो रहा है, लेकिन इस सेंस में मित्र के ऊपर है। भाईचारा भी एक अनमोल धन है। शिशुता भी एक अनमोल धन है। बहनापा यानी बहन से संबंधित, ठीक है ना। शिशुता माने बच्चे से संबंधित, भाईचारा मतलब भाई से संबंधित, मित्रता मतलब मित्र से संबंधित। तो ये सब सही हो सकते थे, लेकिन आगे चलकर आप देखिएगा कि ये जो अनुच्छेद है वो पूरी तरह से मित्रता के ऊपर आधारित है। इसलिए यहां पर हम लोग मित्रता को सही करेंगे। मित्रता अनमोल धन है। रिक्त स्थान 2। इसकी डैश किसी से भी नहीं की जा सकती। इसकी उपेक्षा नहीं हो सकता है। अपेक्षा नहीं हो सकता है। उपेक्षा मतलब कामना, इच्छा। अपेक्षा मतलब आलोचना, बड़ाई नहीं। तुलना, क्योंकि यहां तुलना का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तुलना हो रही है। रिक्त स्थान 3। हीरे डैश या सोने चांदी से भी नहीं। हीरे डैश सोने या सोने चांदी से भी नहीं। जैसे अभी पिछले में पढ़ा, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मिलाकर देखेंगे, हीरे मोती ज्यादा सही लग रहा है। हीरे मोती या सोने चांदी से भी नहीं। हीरे रत्न से नहीं, लाल से नहीं, रूपा से नहीं। हीरा का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो शब्द है, ठीक है, वो होता है मोती। हीरा के साथ मोती का ही शब्द का युग्म है, ठीक है ना, जोड़ा है। हीरा का जो जोड़ी शब्द है वो है मोती। हीरे के साथ मोती की जोड़ी बैठती है, ठीक है ना। तो हीरे मोती। रिक्त स्थान 4। सच्ची मित्रता में किसी कारण से डैश नहीं आ सकता। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान, व्यवधान सही है। व्यवधान का मतलब बाधा, रुकावट। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान या रुकावट नहीं आ सकता है। अपरिहार्य मतलब जो जरूरी न हो। दखल नहीं हो सकता है। सच्ची मित्रता में किसी प्रकार का अपरिहार्य नहीं हो सकता, दखल नहीं हो सकता, हस्तक्षेप नहीं जम रहा है। व्यवधान सबसे उचित लग रहा है कि सच्ची मित्रता में किसी कारण से भी व्यवधान नहीं आ सकता है।
रिक्त स्थान 5, सच्ची कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की डैश दवा है। सच्ची कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की साधारण दवा है, गलत। हीन दवा है, गलत। हीन का मतलब एकदम तुच्छ, तुच्छ। सर्वश्रेष्ठ दवा है। सच्ची कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। अधम, अधम का मतलब भी नीच, छोटा, तुच्छ। अब आगे बढ़ते हैं, एक साथ 31 से 35 को मिलाकर देखते हैं। मित्रता अनमोल धन है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, हीरे मोती या सोने चांदी से भी नहीं। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान नहीं आ सकता। सच्ची कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। मतलब ये जो अनुच्छेद है वो मित्रता के ऊपर आधारित है। मित्रता को और सच्चे मित्र के बारे में बोला गया है। सच्चे मित्र एक दवा की तरह होता है जो हमें कभी भी निराश होने नहीं देता है, कभी भी पीछे जाने नहीं देता है। अगला प्रश्न संख्या 36 से 40। 36 से 40 फिर एक छोटा सा ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद छोटा है लेकिन बातें बड़ी है, उसमें बड़ी अहम अर्थ उसमें छिपा है। जीवन नदी की डैश के समान है। डैश जीवन है और ठहराव मृत्यु है। डैश आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह डैश समय के साथ चलने वाले ही डैश होते हैं। तो 1 नंबर यहां हो गया, 2 नंबर यहां हो गया, 3 नंबर यहां हो गया, 4 यहां हो गया और 5 इस जगह पे हो गया। ये ठीक है, ये भी सकारात्मक वाक्य है। जीवन में कर्म के ऊपर महत्व दिया गया है, आगे बढ़ने के ऊपर महत्व दिया गया है। प्रश्न संख्या पे आते हैं। रिक्त स्थान 1, जीवन नदी के डैश के समान है। जीवन नदी की सीपी यानी सीप के समान नहीं, धारा के समान है। जीवन नदी के धारा के समान है, रेत के समान नहीं होगा, टापू के समान नहीं होगा। नदी के धारा, नदी की धारा कभी हमारे पक्ष में नदी के पक्ष में बहती है और कभी उल्टी बहती है। कभी नदी के अनुकूल बहती है, कभी नदी के प्रतिकूल बहती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी स्थिति आती है कि कभी हमारे पक्ष में, समय के पक्ष में हम चलते रहते हैं और कभी समय हमारे विपक्ष में चलता रहता है। तो नदी जीवन की धारा के समान है। रिक्त स्थान 2, डैश जीवन है और ठहराव मृत्यु है। ठहरना जीवन है, गलत हो गया। रुकना जीवन है, गलत हो गया। दौड़ना जीवन है, यह नदी के सेंस में है, इसलिए दौड़ना सही नहीं होगा। बहना जीवन है और ठहराव मृत्यु। नदी जो बहती है उसी प्रकार से हमारा भी बहना, हमारा भी चलना जीवन है, यानी चलना जीवन है और ठहरना मृत्यु है। रिक्त स्थान 3, डैश आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद। डैश निरंतर आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। निरंतर का मतलब होता है लगातार, लगातार आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। रुक रुक कर गलत होगा, थोड़े अंतराल पर गलत होगा, कभी कभी गलत होगा। यानी निरंतर आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। रिक्त स्थान 4, आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह है
डैश आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह है समय। देखते हैं, परिधान, जगह, चरित्र। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ी सी असुविधा होने लगे तो आगे में आपको समय शब्द दिया है, इसलिए यहां समय ज्यादा उचित होगा। इसमें समय को बढ़ने के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए हम लोग यहां समय को सही करेंगे, बाकी सबको गलत कर देंगे। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता वो है समय। समय जैसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार नदी आगे बढ़ने के लिए जानी जाती है, उसी तरह से हमें शिक्षा दी जा रही है आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वो है समय। रिक्त स्थान 5, समय के साथ चलने वाले ही डैश होते हैं। समय के साथ चलने वाले ही उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो परीक्षा होगा तो उत्तीर्ण का भाव आएगा। कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ताकतवर गलत होगा, नाकामयाब गलत होगा। तो समय के साथ चलने वाले ही कामयाब हो सकते हैं। सभी को एक साथ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 से 40। जीवन नदी की धारा के समान है। बहना जीवन है और ठहराव मृत्यु। निरंतर आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह है समय। समय के साथ चलने वाले ही कामयाब होते हैं। समय के साथ चलने वाले ही कामयाब होते हैं। यानी बढ़ना जिंदगी है और रुकना मृत्यु है। मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, समय की भांति। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 41 से 45। छोटा सा एक और अनुच्छेद। संसार के महान व्यक्ति अथक डैश करके ही उन्नति के डैश पर पहुंचे हैं। उन्होंने छोटे से छोटा समझे जाने वाले कार्य को पूरी डैश से किया। बोझा ढोने वाले कुली तेनजिंग ने एवरेस्ट पर डैश का पताका फहरा दिया। संस्कृत में एक डैश है, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। मतलब उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। यहां पर भी परिश्रम को महत्व दिया है, इच्छा को महत्व नहीं दिया। हम लोग ने बात को सुनी होगी, अंग्रेजी में एक कहावत है, फेलियर्स आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस, वन हु थिंक्स बट नेवर डिड एंड वन हु डज बट नेवर थॉट। मतलब असफल व्यक्तियों को दो भागों में बांटा गया, एक जो सोचते हैं परंतु करते नहीं है, और दूसरे जो करते तो है परंतु सोचते नहीं है। तो वैसी ही बात है, कुछ लोग इच्छा शक्ति रखते हैं, हम आईएएस बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसके अनुसार मेहनत नहीं करते हैं, उद्यम नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं। और इसी में परिश्रम को बताया गया है कि परिश्रम महान चीज है। तो प्रश्न संख्या पे आते हैं। रिक्त स्थान 1, संसार के महान व्यक्ति अथक करके ही, यहीं तक आते हैं। संसार के महान व्यक्ति अथक, पढ़ाई करके ही नहीं जम रहा है, परिश्रम करके, क्योंकि अनुच्छेद पढ़ने से हमें परिश्रम पर विशेष, ठीक ना, विशेष गहराई नजर आ रही है, विशेष दबाव नजर आ रहा है। संसार के महान व्यक्ति अथक परिश्रम करके ही, सेवा करके नहीं हो पाएगा, घुमकड़ी कर तो बिल्कुल नहीं होगा। रिक्त स्थान 2, संसार के महान व्यक्ति अथक परिश्रम करके ही उन्नति के डैश पर पहुंचे हैं। उन्नति के तल पर, तल मतलब जमीन, उन्नति के तल नहीं होता है, उन्नति का शिखर होता है, चोटी होता है। उन्नति के शिखर पर यानी ऊंचाई पर, गर्त मतलब गड्ढा, सिंधु मतलब नदी, उन्नति के
शिखर पर पहुंचे हैं। रिक्त स्थान 3, उन्होंने छोटे से छोटा समझे जाने वाले कार्य को पूरी डैश से किया। उन्होंने छोटे से छोटा समझे जाने वाले कार्य को पूरी निष्क्रियता गलत होगा। निष्क्रियता मतलब बिना मन से, बिना लगन से, जैसे तैसे, निष्क्रिय भाव से। उपेक्षा से गलत है, बेमन से गलत है, लगन से मन लगाकर काम करने को ही लगन कहते हैं। तो उन्होंने छोटे से छोटे समझे जाने वाले कार्य को पूरी लगन से किया। रिक्त स्थान 4, बोझा ढोने वाले कुली तेनजिंग ने एवरेस्ट पर डैश का पताका फहरा दिया। बोझा ढोने वाले कुली तेनजिंग ने एवरेस्ट पर विजय का पताका फहरा दिया। मानव का पताका गलत होगा, दर्प का पताका गलत होगा, धर्म का पताका गलत होगा। पताका मतलब झंडा। आपको पता होगा कि हमारे तेनजिंग ने ही एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और वो पेशे से कुली थे। कुली का काम होता है बोझा ढोने वाला, बहुत ही छोटा सा कार्य होता है। कौन जानता था ये बोझा ढोने वाला व्यक्ति, ये कुली एक दिन एवरेस्ट फतह कर दिखाएगा, एवरेस्ट पर चढ़कर दिखाएगा। रिक्त स्थान 5, संस्कृत में एक डैश है। संस्कृत में एक डैश है, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। तो संस्कृत में एक उक्ति है। उक्ति मतलब स्टेटमेंट, कहावत, बात। तो संस्कृत में एक उक्ति है। युक्ति मतलब उपाय, बात उस तरह से नहीं जम पा रहा। उक्ति मतलब स्टेटमेंट। भुक्ति गलत है। तो संस्कृत में एक उक्ति है, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। सभी को मिलाकर पढ़ते हैं। संसार के महान व्यक्ति अथक परिश्रम करके ही उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। उन्होंने छोटे से छोटा समझे जाने वाले कार्य को पूरी लगन से किया। बोझा ढोने वाले कुली तेनजिंग ने एवरेस्ट पर विजय का पताका फहरा दिया। संस्कृत में एक उक्ति है, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। मतलब परिश्रम कीजिए, ये सोचना बंद कर दीजिए, बड़े बड़े प्लान बनाइए, लेकिन वो प्लान बनाने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने कार्य में अपने परिश्रम के माध्यम से उसको फतह कीजिए। और ये भाग 1 का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 10, प्रश्न संख्या 46 से 50। हम लोग 10-10 अनुच्छेद का, ठीक है, भाग बनाए हैं, ठीक है, ताकि ये क्लास काफी बड़ा न हो। आते हैं अनुच्छेद पे। अनुच्छेद संख्या 10 है, प्रश्न संख्या 46 से 50। डैश के पद पर आसीन था। आसीन था मतलब बैठा था, विराजमान था। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे डैश को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ इसके डैश हैं, लेकिन समय के साथ ही डैश मूल्यों को भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की डैश देखने को मिलती है। यह हमारे देश भारतवर्ष के ऊपर है कि भारतवर्ष कभी विश्व गुरु हुआ करता था। भारतवर्ष में लोग आस्था रखते थे, दूर दूर से आते थे यहाँ पठन पाठन के कार्य के लिए, यहाँ शिक्षा अर्जित करने के लिए। भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था। तो ये भारत के ऊपर है। आइए प्रश्न संख्या पे। रिक्त स्थान 1, डैश के पद पर आसीन था, विराजमान था। गुरु के पद पर, वक्ता के पद पर, अध्येता के पद पर, उपदेशक के पद पर। उत्तर हो जाएगा उपदेशक के पद पर। ये नहीं जम पा रहा है। उपदेशक के, उपदेशक मतलब उपदेश देने वाला।
उपदेश देने वाला, ज्ञान देने वाला, ठीक है। तो उपदेशक के पद पर आसीन था। रिक्त स्थान 2, रिक्त स्थान 2। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे डैश को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। तो उपदेशक ही शिक्षा दे सकता है, गुरु भी शिक्षा देता, लेकिन यह उपदेशक सही हो रहा है। तो विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे यूनान, अमेरिका, विश्व, यूरोप, समूचे विश्व को, विश्व ज्यादा सही होगा, समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। विश्व इसलिए सही लग रहा है क्योंकि यहां पर एक शब्द है विश्व गुरु। भारत उपदेशक तो था ही, उपदेशक के पद पर आसीन था ही, सभी को शिक्षा भारत से ही प्राप्त होती थी। तो विश्व गुरु होने के नाते समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। रिक्त स्थान 3, इसके डैश हैं अनेक ग्रंथ, अनेक ग्रंथ इसके डैश है। अनेक ग्रंथ इसके प्रभाव है, नहीं है। परिमार है, गलत है। प्रकाश है, गलत है। साक्षी है, साक्षी का दूसरा मतलब होता है प्रमाण। अनेक ग्रंथ इसके साक्षी है, प्रमाण है। हमारे ग्रंथों में यह चीज देखने को मिलता है। रिक्त स्थान 4, लेकिन समय के साथ ही मूल्यों को भूलने लगे। समय के साथ ही डैश मूल्यों को भूलने लगे, लेकिन समय के साथ ही नैतिक मूल्यों को भूलने लगे। मानसिक मूल्यों को गलत होगा, भौतिक मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को लोग भूलने लगे। रिक्त स्थान 5, आज भी समाज में नैतिक मूल्य। देखिए यहां नैतिक करने के पीछे एक कारण यह भी था कि यहां नैतिक मूल्य ही उससे जुड़ा हुआ है। एक सेंटेंस से अगर दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, जैसे मैं बीमार था इसीलिए परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाया, तो ये सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जैसे लेकिन समय के साथ ही नैतिक मूल्य को भूलने लगे, आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की डैश देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, पूर्णता देखने को मिलती है, अधिकता देखने को मिलती है, उत्थान देखने को मिलती है। अब देखिएगा यहां एक सेंस हो रहा है, नैतिक मूल्य को भूलने लगे, यानी लोग धीरे धीरे नैतिक मूल्य को लोग भूलने लगे। तो इसलिए यहां पर नैतिक मूल्यों की कमी ज्यादा सही होगा, बाकी सब गलती होगा। पूर्णता, अधिकता, उत्थान गलत होगा। नैतिक मूल्यों को की कमी देखने को मिलती है। अब पूरे अनुच्छेद को एक साथ कर कर पढ़ते हैं। उपदेशक के पद पर आसीन था हमारा भारतवर्ष। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ इसके साक्षी हैं, लेकिन समय के साथ ही नैतिक मूल्यों को भूलने लगे। कौन भूलने लगे? लोग। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की कमी देखने को मिलती है। मतलब कभी भारतवर्ष विश्व गुरु था, लेकिन हम लोग इस चीज को कायम नहीं रख पाए। तो ये था भाग 1। भाग 1 अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति। कुल 10 अनुच्छेद थे और प्रश्न प्रत्येक में 5 थे, इसलिए कुल प्रश्न संख्या 50। उम्मीद है काफी मन लगाकर आप इसको अध्ययन करेंगे। अब आएंगे इसके बाद हम लोग भाग 2 में।